नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाई ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, हमारा यहाँ पर एनसीईआरटी का सीरीज़ चल रहा है। जैसे कि मैं आप सबको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हों या समूह गौ के परीक्षाएं हों, उन सब में एनसीईआरटी का सिलेबस रखा गया है। और पिछले वीडियोज़ में हमने यहाँ पर 9 से 12वीं तक का सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है। तो 9वीं का तो हमने पढ़ा दिया है। यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 9 एनसीईआरटी के नाम से, आप देख सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। और अभी हम 10वीं के सिलेबस को पढ़ रहे हैं। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं हमारे नागार्जुन, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगी, और आप साथ ही साथ नोट डाउन ज़रूर करिए और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और इस सेशन से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नागार्जुन का जन्म जो है वो बिहार के दरभंगा ज़िले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ था। तो ये जो नागार्जुन है ना, ये बिहार के रहने वाले थे। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो नागार्जुन हैं वो प्रगतिवादी धारा के थे। इससे पहले कि हमने छायावादी कवि पढ़े थे, ठीक। तो प्रगतिवादी काव्य धारा, छायावाद के बाद जो धारा आई थी हिंदी साहित्य में, वो प्रगतिवाद आई थी। प्रगति से हम कह सकते हैं कि इन्होंने मतलब जो समाज की बुराइयां थी या जो आज़ाद भारत में इन्होंने मूलतः लेखन किया है। तो जो भी समाज में जो भी बुराइयां थी या इस तरह की जो भ्रष्टाचार कह सकते हैं, उन पर इन्होंने एकदम कटाक्ष किया है और उनकी कविताओं में वो सब हमें देखने को मिलता है। तो इसके बाद हम कह सकते हैं, अगर हम इनकी बात करें, इनका मूल नाम जो था वो वैद्यनाथ था। तो ये आप ध्यान रखें, कभी कभी आपको इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि नागार्जुन का मूल नाम क्या था। वैद्यनाथ था, ठीक है। वैद्यनाथ मिश्र था। प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता यानी कोलकाता चले गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। इनके जीवन पर भी बौद्ध धर्म का प्रभाव था। इन्होंने भी बौद्ध धर्म से मतलब बौद्ध धर्म अपना लिया था बाद में जाकर के, ठीक। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में वे स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। 1998 में उनका देहांत हो गया। तो घुमक्कड़ी यानी कि यायावरी जो स्वभाव था इनका, घुमक्कड़ घूम करके समाज की कठिनाइयों को देख करके और फिर उन पर अपने व्यंग्य करते थे, ठीक है। इसके बाद है नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। तो ये कविताएं आपको कंठस्थ होनी चाहिए, क्योंकि नागार्जुन की रचनाएं अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं का भी लेखन किया। उनका संपूर्ण कृतित्व जो है वो नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख हैं हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। कभी कभार आपसे इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश जो भारत भारती पुरस्कार है उत्तर प्रदेश सरकार देती है, और जो राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार है वो भी साहित्य के क्षेत्र में बिहार सरकार देती है, ठीक। मैथिली भाषा कविता में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी हैं, और ये बात आपको ध्यान रखनी है, इन्होंने हिंदी के अलावा बांग्ला, संस्कृत और मैथिली में भी रचनाएं की हैं, ठीक।
मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। इस लाइन को तो आप बिल्कुल नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि मातृभाषा में मैथिली ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो LT के 2017 आई थिंक, मैं मुझे जहाँ तक ध्यान है, LT 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि जो नागार्जुन थे, और KVS में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है तो उसमें भी उसके पेपर में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि जो नागार्जुन थे वो मैथिली में किस नाम से रचनाएं लिखते थे, तो यात्री नाम से वो रचनाएं करते थे। ठीक, लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे हैं। वे व्यंग्य में माहिर हैं। मैंने कहा ना, वो समाज के जो बुराइयां हैं उन पर कटाक्ष करते थे, व्यंग्य करते थे, इसलिए इन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है। तो जैसे कबीर जो थे ना, वो अपने समय में जो बुराइयां थी उन पर एकदम खुलेआम वो करते, उन्होंने अपने दोहों में बिल्कुल खुलेआम व्यंग्य किए हैं। ठीक, तो उसी तरह से नागार्जुन भी थे, जो खुलेआम मतलब बेनिडर होकर के समाज की बुराइयों को उजागर करते थे। ठीक, छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव के चौपालों से गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही। यानी कि गांव से लेकर शहर तक के लोग इनकी कविताओं को समान रूप से लोकप्रिय मतलब इनकी कविताओं की लोकप्रियता रही है। ठीक है, वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की, और मुक्त छंद में भी उन्होंने छंदों का भी प्रयोग किया है, और मुक्त छंद में भी उन्होंने कविता की है। ठीक, तो यहाँ जो NCERT में आपकी कविता रखी गई है नागार्जुन की, उसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान। ध्यान रखिएगा, पूछी जाएगी। कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बांकपन जुड़ जाता है। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आँखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाते हैं। तो यहाँ पे इनकी दो कविताएं रखी गई हैं, एक है फसल और दूसरी है यह दंतुरित मुस्कान। ठीक, कहना ना होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। वर्तमान समय में लोग कृषि से दूर होते जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे इनकी कविता है यह दंतुरित मुस्कान। ठीक, कि जहाँ पे उन्होंने एक छोटे बच्चे की जो मुस्कान होती है उसका इन्होंने बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। और दूसरी कविता है फसल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही हम चलते हैं शब्द संपदा की ओर। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपके पास प्रश्न बनते हैं। दंतुरित मतलब बच्चों के नए जो दांत होते हैं ना, उसको दंतुरित कहा गया है। धूलि धूसर गात मतलब धूल मिट्टी से सने आंगन प्रत्यंग। जलजात मतलब कमल का फूल। तो आपको पता चला कि कमल का एक पर्यायवाची क्या है, जलजात भी उसे कहते हैं। ठीक, अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए लगातार देखना, तो उसको कहते हैं अनिमेष, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक, इतर मतलब दूसरा, मधुपर्क दूध दही जो पंचमृत जिसको हम कहते हैं ना लोकल भाषा में, तो उसे कहते हैं मधुपर्क, जो दूध घी दही शहद चीनी इस तरह से मिलाकर बनाया जाता है। ठीक, कनखी मतलब तिरछी निगाह से देखा, छविमान मतलब सुंदर। तो ये इसके कुछ शब्दार्थ थे, शब्द संपदा, जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें थी, इनकी रचनाएं वगैरह, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो नागार्जुन के ऊपर, और हमने काफ़ी चीज़ें इनके बारे में जानी। यदि अच्छा लगा प्रयास तो आप चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेसन अगले पार्ट के साथ। आज के लिए इतना ही करते हैं। नमस्कार।